जो भी नीट एस्पिरेंट होते हैं सबका ड्रीम यही होता है कि हम दिल्ली एम्स है वो कहीं कहीं हमारी फर्स्ट चॉइस है उसको ज़रूर अचीव करें। ये 5 महीने वाला सेशन जो अभी गया वो तो एक इनिशियल फेज़ थी, उसमें तो बहुत सारी कहीं कहीं स्ट्रगलिंग चीज़ें आती है, हर बच्चे के साथ आती है, लेकिन एक जो फ्लो वाला जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ये आने वाले 5 महीने। लेकिन मैंने आपको बीच में पहले ही बताया कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले के जो 2 महीने होते हैं उसमें कभी भी आप एक्सट्रीम वाली स्टडी नहीं कर पाते हो। आपको डेली के डेली अपनी खाता बही लिखना बहुत जरूरी है। खाता बही का मतलब उसमें यही लिखना है कि आज तेरे को क्या करना है, और रात को ये देखना कि तूने किया कि नहीं किया, और रात को अपने आप को नेक्स्ट डे उससे थोड़ा सा बढ़ा के टारगेट देना। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही होगी? बस आज मैं आप लोगों से इसी मुद्दे को लेकर पेश हुआ हूँ कि हम थोड़ा सा आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन है उस पर थोड़ी बातें करें। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि ऑलमोस्ट 150 डेज़ मीन्स लगभग 5 महीने आप लोगों की एग्ज़ाम के बाकी हैं। तो अब 5 महीने आप अच्छे से अपने इस ड्यूरेशन को कैसे से यूटिलाइज़ करो, कैसे से बहुत अच्छा सा काम करो। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपके पास अभी बहुत बहुत प्यारा सा टाइम बाकी है। वैसे तो 5 महीने बाकी हैं, इन जनरल हम लोग यही मानते हैं कि जो नीट एस्पिरेंट हैं उन बच्चों को कहीं कहीं प्रिपरेशन का लगभग 10 मंथ का टाइम मिलता है। तो कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार 5 महीने हमारे गए, अभी केवल 5 ही महीने बाकी हैं, तो आधा सेशन तो चला गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा, ये 5 महीने ऐसे से 5 महीने हैं जिसमें अभी पिछले 5 महीने जो आप लोगों ने काम किया है उसकी तुलना में आप 3 से 4 गुना काम करने वाले हो। तो पीछे जो भी 5 महीने गए हैं उसमें आप लोगों ने कितनी नालायकी की है, कितना काम किया है, सब सेकेंडरी बातें हैं। उनको तो कहीं आप भूलिए और अपने आप को दोबारा नए अच्छे से स्टार्ट करिए, क्योंकि पूरे सेशन का सबसे जो क्रूशियल फेज है वो ये आने वाले 150 डेज़ ही हैं। आप इन 150 डेज़ का कहीं के बहुत भरपूर उपयोग करोगे, भरपूर मैं इंजॉय करना भी बोलूँगा, अच्छे से इंजॉय करोगे, क्योंकि पढ़ाई आप एकदम बोरियत फील करके पढ़ाई करते हो तो कभी भी अच्छा सा आउटपुट नहीं निकाल पाते हो। लेकिन आप लोग कहीं कहीं उसको इंजॉय करते हुए काम करोगे तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सा आउटपुट निकल आता है। तो निश्चित तौर पे आप लोग कहीं कहीं अपने ड्रीम को ज़रूर अचीव करोगे। आप सबका ड्रीम यही है कि हम लोग कहीं कहीं बहुत अच्छे से मेडिकल कॉलेज में इनटेक करें, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। सबका जो भी नीट एस्पिरेंट होते हैं सबका ड्रीम यही होता है कि हम दिल्ली एम्स है वो कहीं कहीं हमारी फर्स्ट चॉइस है उसको ज़रूर अचीव करें। और आजकल तो ये सिचुएशन भी होगी कि दिल्ली एम्स है वो कहीं कहीं 720 का आपको अपने आप को एक टास्क दे के चलना पड़ेगा, 720 आउट ऑफ 720, तब जाके कहीं की वो ड्रीम आपका पूरा होगा। और आप छोटी सोच बनाते भी काहे को। नीट में ऐसा सा एग्ज़ाम हो गया आज के दिन बेटा कि ये इस एग्ज़ाम में हर कोई बच्चा है वो 720 मार्क्स स्कोर कर सकता है। कोई ज़माना तो ऐसा था जिसमें पेपर का लेवल अच्छा आता था, बहुत सारी चीज़ें वास्ट जाके भी कहीं की पूछ लेता था, तो अच्छे बच्चे होते थे वो थोड़ा सा वास्ट कंटेंट को तैयार कर लेते थे, उस पर काम किया होता था, वो कहीं अच्छा स्कोर कर जाते थे, और एवरेज बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। लेकिन आज के दिन ऐसा सा एग्ज़ाम हो गया नीट जिसमें कोई ज़्यादा डेप्थ में सब्जेक्ट में पूछने की कोशिश करता ही नहीं, बहुत सुपरफिशियल इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पूछने की कोशिश कर रहा है। और वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा भी कहीं कहीं उसी लेवल पे ही तैयार कर पाता है। इसलिए आज के दिन ऐसा सा किसी के लिए ये डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है कि 720 वही बच्चा ले पाएगा जिसका कहीं कहीं आज तक का बहुत प्यारा सा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो, जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज के दिन के एक एवरेज बच्चे के लिए आगे बढ़ना नीट में ज़्यादा आसान है, क्योंकि एवरेज बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ठीक रहता है। ठीक इसलिए रहता है, वो अनावश्यक एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में नहीं रहता। तो एवरेज बच्चा भी कहीं कहीं बहुत प्यारा सा काम करे तो निश्चित तौर पे वो 720 मार्क्स ला सकता है। 720 का मतलब अपना जो ड्रीम कॉलेज जैसे दिल्ली एम्स होता है आप सबका, तो वो आप आराम से अचीव कर सकते हो। लेकिन केवल बातों से काम नहीं चलता, कहीं कहीं बहुत प्यारा सा काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा, एक जिद और एक जुनून पालनी पड़ेगी, तब जाके कहीं कि आप बहुत अच्छा सा काम करके बहुत अच्छा सा रिजल्ट बनाने जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आप थोड़ा सा अपने ड्रीम के बारे में थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, ड्रीम के बारे में सोचिए। आपका ड्रीम क्या है, आप किस ड्रीम कॉलेज में जाना चाह रहे हो, आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है, आप किसके लिए काम करना चाह रहे हो। और ख़ास तौर पे तो ये तो आगे की बात है, आपका ड्रीम कॉलेज क्या होगा। पहले तो आप किस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो, उस प्रोफेशन की क्या अच्छाई है और आप उस प्रोफेशन में जाके क्या क्या काम कर सकते हो,
वो थोड़ा सा अपने आप को एहसास कराओ। और वो न केवल एक बार एहसास कराओ बल्कि दिन में एक बार उस चीज़ को ज़रूर सोचो। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज के दिन वैसे डॉक्टर्स देश में काफ़ी ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी आज भी कहीं न कहीं एक बड़ा नोबेल प्रोफेशन माना जाता है ये मेडिकल प्रोफेशन। और आज भी कहीं न कहीं सोसाइटी में एक बहुत अच्छी सी रेस्पेक्ट कहीं न कहीं डॉक्टर्स की होती है। इन जनरल जैसे डॉक्टर साहब बोला जाता है, तो बड़े बड़े कोई नेता होते हैं उनके लिए भी साहब वर्ड काम में नहीं लिया जाता, लेकिन एक आम सा डॉक्टर होता है उसके लिए भी ये वर्ड काम में लिया जाता है। तो नो डाउट सोसाइटी में एक बहुत अच्छा रेस्पेक्ट तो है ही, तो हम उस रेस्पेक्ट के लिए काम करना चाह रहे हैं। प्लस दूसरा मैंने कहा कि जो सामान्य से परिवेश के बच्चे होते हैं, वो बच्चा यदि कहीं न कहीं अपना टारगेट अचीव करता है, तो मैं तो हमेशा एक बात एक और कहता हूं कि वो न केवल अपना भला अपने परिवार का भला कर पाता है, बल्कि वो अपनी सोसाइटी का भी बहुत अच्छा भला कर देता है। क्योंकि सामान्य से परिवेश के या ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं, वो कहीं न कहीं हमेशा ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढते रहते हैं जो उसके आसपास कहीं सेलेक्ट हुई है या आगे बढ़ी है, और उसी को अपना आइडियल मानकर कहीं कि वो बच्चे काम करने जाते हैं। तो मैं तो हमेशा एक सोच मेरी यही होती है कि एक गांव का सीधा सा बच्चा कोई यदि सेलेक्ट होता है तो कहीं न कहीं 100 परिवारों का भला और करने जाता है। 100 बच्चों के लिए कहीं न कहीं वो एक पथ प्रदर्शक का काम और करने जाता है। तो वो तुम्हारी एक सोसाइटी की लाइबिलिटी जो बनती है हर आदमी की, वो कहीं न कहीं केवल और केवल तुम्हारे सिलेक्शन से पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा ना, आप लोगों का एक कहीं न कहीं लाइफ सिक्योर है, सोसाइटी में आप लोगों को एक अच्छा रेस्पेक्ट मिलने वाला इस प्रोफेशन से, और प्लस मैंने कहा ना, सोसाइटी के 100 फैमिलीज़ का आप लोग कहीं न कहीं भला कर जाओगे यदि आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये फीलिंग आप अपने आप को डेली की डेली दिया करो। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो, जैसे 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक आदमी का एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन। जैसे हम लोग आप लोगों को बातें बताते रहते हैं इस तरह की, तो वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। उसका जो लाइफ टाइम है वो लंबा नहीं होता, वो 2, 4, 5 दिन तक तो असर करता है, लेकिन उसके बाद में कहीं कि वो असर करना बंद कर देता है। आदमी लॉन्ग टाइम तक जो मोटिवेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की फीलिंग से होता है। मैं तो हमेशा एक बच्चों को यही कहता हूँ कि कभी भी आप दिमाग का यूज़ करके कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहेंगे अपने दिल का यूज़ करोगे, अपने दिल की बातें सुनोगे, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बहुत आगे तक जा सकते हो। और जो भी लाइफ में आप अपना टास्क रखोगे, जो भी आप अपना गोल डिसाइड करोगे, वो आराम से आप लोग अचीव कर सकते हो। तो आप अपने आप को इंटरनली मोटिवेट करें, और इंटरनली मोटिवेट करने का सबसे अच्छा जरिया मैंने बताया ना कि आप डेली की डेली आप अपने दिल से कुछ बातें पूछें। और अभी मैंने बताया ना, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो, आप क्यों सेलेक्ट होना चाह रहे हो, आपके विजन्स क्या है, ये डेली की डेली आप अपने आप को रिकॉल कराओगे, अपने आप को याद दिलाओगे, तो निश्चित तौर पे आप में अपने आप ही एक ऐसी सी फीलिंग आ जाएगी जो आपको अपने आप ही पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों के पास बहुत प्यारा सा ड्यूरेशन अभी बाकी है। 5 महीने आप लोगों के पास बाकी है। 5 महीने अभी सेशन गया। ये 5 महीने वाला सेशन जो अभी गया वो तो एक इनिशिएशन था, इनिशियल फेज़ थी। उसमें तो बहुत सारी कहीं न कहीं स्ट्रगलिंग चीज़ें आती है, हर बच्चे के साथ आती है, लेकिन एक जो फ्लो वाला जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ये आने वाले 5 महीने। और मैं इस आने वाले 5 महीने में भी ये बोलूँगा कि ये नेक्स्ट जो 2 से 3 महीने वो और ज़्यादा क्रूशियल है। मतलब जो नेक्स्ट 3 मंथ है, 90 डेज़, वो तुम लोगों के पास और भी ज़्यादा क्रूशियल है। क्योंकि लास्ट के 2 महीने तो कहीं न कहीं आदमी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन नज़दीक आता है तो आदमी थोड़ा अंडर प्रेशर भी आता है, और अंडर प्रेशर जितना आप एफिशिएंसी देना चाहते हो उतना कभी भी नहीं निकल पाता। लेकिन यदि आप इस 3 महीने में बहुत प्यारा सा काम कर लेते हो तो वो किए गए काम का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट जो 2 मंथ्स हैं वो आपको अपने आप ही काम करवा देंगे। तो सेशन में, पूरे सेशन में मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि सबसे जो क्रूशियल फेज होती है, सबसे जो ट्रांजिशन फेज होती है, वो ये वाले आने वाले 3 महीने। तो आप लोगों को अपनी जो प्लानिंग है वो सबसे पहले 150 डेज़ के लिए नहीं, बल्कि आपको सबसे पहले फर्स्ट 90 डेज़ के लिए अपनी प्लानिंग बनानी है, और देन फिर नेक्स्ट जो 60 डेज़ है उनकी अपनी प्लानिंग बनानी है। 2 पार्ट में आने वाले 5 महीने को आप चलाइए। नेक्स्ट 90 डेज़ में आपका टास्क यही होना चाहिए कि एक बार आप अपने आप को कहेंगे पूरे सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू करिए। जो भी आप लोगों का कंटेंट है वो अच्छे से कहेंगे समेटिए। जैसे बच्चा रनिंग सेशन में होता है तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई सी होती है, उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक इनकम्प्लीट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको कहीं न कहीं टेंशन रहता है कि यार ये मेरे को नहीं आता।
ये कहीं कि आप अच्छे से कवर अप करिए इस आने वाले 90 डेज़ में, क्योंकि आप अच्छे से अपने सिलेबस को कहीं कि समेटोगे, लपेट लोगे, तो नेक्स्ट जो 60 डेज़ में उसमें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आप अपने आप को रिवाइज करने के लिए लेके जा सकते हो, और अच्छे से लास्ट ड्यूरेशन में आप रिवाइज कर लेते हो तो आराम से पेपर बहुत अच्छा सा आपका हो सकता है, या आप 720 आउट ऑफ 720 ला सकते हो। तो नेक्स्ट 3 मंथ की प्लानिंग सबसे पहले बनाइए कि जो भी तुम्हारा चल रहा है उसको अच्छे से कहीं कि ख़त्म करके अपने सिलेबस को कंक्लूड करें नेक्स्ट आने वाले 90 डेज़ में। तो ज़्यादातर तो बच्चे कहेंगे जो भी नीट एस्पिरेंट है वो वही बच्चे हैं जो कहीं न कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, कहीं इंस्टीट्यूट के साथ चल रहे हैं। तो सभी इंस्टीट्यूट का यही स्थिति होता है कि नेक्स्ट 90 डेज़ में कहीं की सेशन है वो कंक्लूड हो जाता है, सिलेबस वगैरह वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी तो तुम लोगों का जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट्स वगैरह से जुड़े हुए हैं उनका तो टास्क यही होना चाहिए कि अपना जो भी रिमेनिंग सिलेबस है अपने इंस्टीट्यूट के साथ चल के उसको अच्छे से कहीं की बाइंड अप करो, अच्छे से ख़त्म करो। जो आपके आने वाले डेज़ में जो टॉपिक होने हैं उन टॉपिक्स को किसी भी हालत में वीक मत छोड़ो। जैसे बच्चे इस समय बड़े अधर झूल में रहते हैं, एक टेंशन में रहते हैं कि अभी जो करंट में चल रहा है उसको कवर करूं कि जो मेरा बैकलॉग है उसको कवर करूं, क्योंकि हर बच्चे का इस समय कहीं कि थोड़ा थोड़ा बैकलॉग रहता ही है, क्योंकि सेशन काफ़ी कुछ बीत गया तो बैकलॉग तो निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा तो सबका ही है। अभी आप बैकलॉग का ज़्यादा स्ट्रेस ना पालें। अभी सबसे पहली जिम्मेदारी आप लोगों की यही है कि कहीं न कहीं जो रनिंग चीज़ें हैं उनको कहीं न कहीं आप लोग अच्छे से कवर करें। सामान्यतः हम लोग हर साल ये देखते हैं कि बच्चा दिवाली तक ठीक चलता है, दिवाली के बाद में कहीं कि बहुत सारा बच्चा डिस्टर्ब होता है। और हमेशा मैं बच्चों को एक बात बोलता ही रहता हूँ कि आप लोग कहीं न कहीं जो बच्चा को रिपीट करने वाला बच्चा हो, लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन की और दोबारा कहीं की सेलेक्ट ना होकर दोबारा तैयारी करनी पड़ रही है, उन बच्चों से मैं पूछता भी रहता हूँ कि बेटा तुम्हारा लास्ट ईयर का जो सेशन था उसमें आप थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कि आपके ज़्यादा कमज़ोर टॉपिक्स कहाँ रहे थे। तो सबके व्यूज़ यही होते हैं कि दिवाली से पहले वाले टॉपिक ज़्यादा कमज़ोर नहीं थे, दिवाली के बाद वाले टॉपिक ज़्यादा कमज़ोर थे। क्योंकि दिवाली के बाद में एक तो थोड़ा सा क्लाइमेट एकदम से चेंज होता है, सर्दियाँ स्टार्ट होती है, तो उस चक्कर में बच्चों का स्टडी है वो थोड़ा सा सफ़र हो जाता है। फिर बीच में कुछ दिवाली फेस्टिवल ऐसा आ जाता है जिसके चक्कर में जो चीज़ें रनिंग में होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, और कुछ प्रेशर आ जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा कि यार मैं बची हुई चीज़ें करूं कि मैं पीछे वाला जो मेरा बैकलॉग है, खामियां हैं, उनको दूर करूं। तो उस कन्फ्यूजन के चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए सबसे पहला तो मेरे को सजेशन यही देना है कि आप लोग अपने जो भी रनिंग चीज़ें हैं, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, वो अपनी रनिंग चीज़ें हैं वो कहीं की बहुत अच्छे से कवर अप करें। प्लस उनको तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्लस डेली का डेली आप 1 या 2 घंटा कहीं न कहीं आप एक्स्ट्रा अपनी स्टडी को बढ़ाने जाएं, और वहाँ आप अपने सबसे पहले आपके जो बैकलॉग्स, जो पीछे के टॉपिक कमज़ोर कौन से छूटे हुए हैं, जो आपने अच्छी से स्टडी नहीं की, उनकी एक लिस्टिंग बनाओ। बैकलॉग का मतलब ये नहीं है, जैसे कई बच्चे सामान्यतः ऐसे लिस्टिंग करते हैं तो उन सब टॉपिक्स को एक साथ जोड़ लेते हैं जो कहीं न कहीं उस समय उसका टेस्ट उसने दिया था तो उसके मार्क्स कम आए, तो वो भी कहीं के अपने आप का कहीं की कमज़ोर टॉपिक मान लेते हैं। मार्क्स कम आने के पीछे कई सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। बैकलॉग का मतलब मैं ये मानता हूँ कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो क्लास में कहीं के आप इरेगुलर रह गए, वो आपके कहीं की बैकलॉग वाले टॉपिक्स है, या कहीं कहीं जिन टॉपिक्स पे आप सीरियस थे ही नहीं और वो टॉपिक्स कहीं के मैं बैकलॉग के टॉपिक्स मानता हूँ। तो ऐसे टॉपिक्स की आप लिस्ट बनाओ, डेली की डेली 1, 1.5, 2 घंटा कहीं कहीं ऐसे ऐसे टॉपिक की लिस्ट है वो कहीं कहीं कवर अप करने की कोशिश करो। 1 वीक का टास्क आप डेली का डेली एक टॉपिक का भी अपने बैकलॉग का रख लेते हो, हर वीक में आप एक टॉपिक भी कवर कर लेते हो, तो आपके पास लगभग 12-13 वीक, 90 डेज की प्लानिंग बता रहा हूँ, 12-13 वीक कहीं के आपके पास है। तो आप आराम से 12-13 वीक में अपने 12-13 बैकलॉग वाले टॉपिक्स है वो कवर अप कर सकते हो। और मैं नहीं मानता हूं कि इससे ज़्यादा आप लिस्ट बनाओगे तो आपके बैकलॉग वाले टॉपिक्स आपके पास रहेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से अपने पीछे वाले जो भी खामी है उनको भी दूर कर सकते हो, और प्लस अपने रनिंग सिलेबस को भी अच्छे से ख़त्म कर सकते हो। और जैसे ही कहीं कहीं 90 डेज़ ख़त्म हो जाता है तो जो भी बच्चा जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ा है उनका कहीं न कहीं कंप्लीशन सिलेबस वगैरह का हो जाता है, तो लास्ट में टेस्ट वगैरह का प्लानिंग चलता है, तो उस प्लानिंग को कहीं कहीं अच्छे से फॉलो करो। रेगुलर टेस्ट वगैरह देने जाओ तो कहीं कहीं आराम से अच्छे से कहीं कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस समय प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए।
आपका डेली का डेली आप लोगों का एक प्रॉपर पढ़ने का एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे कंसिस्टेंट वर्क नहीं करते, लगातार काम नहीं करते। वो केवल और केवल एकदम से जब प्रेशर आता है तभी काम करने की आदत होती है। तो प्रेशर का मतलब जैसे सेशन स्टार्ट होता है तो बहुत स्लो स्टार्ट होता है, ये सोच होती है कि यार अभी तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन बहुत लंबा सा है, बहुत टाइम बाद में एग्ज़ाम होनी है, तो बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे सोच होती है कि एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे हमारी पढ़ाई को बढ़ाएंगे। लेकिन मैंने आपको बीच में पहले ही बताया कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले के जो 2 महीने होते हैं उसमें कभी भी आप एक्सट्रीम वाली स्टडी नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रेशर वाले फैक्टर्स आप पे हावी हो जाते हैं। तो पढ़ने का जो प्यारा सा टाइम होता है वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले का नहीं होता, प्यारा सा टाइम रनिंग सेशन होता है। और रनिंग सेशन में भी मैंने कहा ना सबसे प्यारा टाइम है वो जो एट प्रेजेंट आप लोगों का चल रहा है वो वाला होता है। इसलिए आप लोग यहाँ थोड़ा सा अच्छा सा काम करने जाइए, चीज़ों को पोस्टपोन करने की एक हैबिट ख़त्म करिए। बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हर चीज़ वेट करते रहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा। और इन जनरल बच्चा पढ़ता तभी है जब कहीं कोई उसका टेस्ट वगैरह आता है। जो भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ बच्चा है उनका टेस्ट आता है तभी कहीं सीरियस होता है। तो कई इंस्टीट्यूट में 15 डेज से टेस्ट आते हैं, कई इंस्टीट्यूट में 21 डेज से टेस्ट होते हैं, कई इंस्टीट्यूट में 28 दिन से टेस्ट होते हैं। तो पूरे मंथ का कहीं मतलब मुश्किल से 10 से 15% टाइम का प्रॉपर आप यूटिलाइजेशन करते हो। और 10 से 15% यूटिलाइजेशन करते हो तो आप 100% रिजल्ट अचीव करने की सोचोगे तो आप लोगों का रिजल्ट बेटा नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको अपना एक 100% कहीं टाइम का यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। 100% यूटिलाइजेशन आप कभी भी एक लंबे टर्म की प्लानिंग बनाओगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। आप एक डेली का डेली अपना एक शेड्यूल बनाओ, डेली का डेली एक टाइम टेबल बनाओ। जैसे लंबा टाइम टेबल बनाने की तो बच्चों की छोटी क्लासेस में खूब आदत होती है। आप लोगों ने भी 10th 11th 12th कहीं बनाया होगा टाइम टेबल। जैसे टाइम टेबल हर मंथ का 1 तारीख आता है तो हर बच्चा टाइम टेबल बनाता है, वीक स्टार्ट होता है तो हर बच्चा टाइम टेबल बनाता है, नया साल स्टार्ट होता है तो टाइम टेबल बनाता है। लेकिन वो टाइम टेबल मुश्किल से 2 या 3 दिन तक ही फॉलो होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने एक लंबे ड्यूरेशन की प्लानिंग की। लंबे ड्यूरेशन की प्लानिंग कभी भी इफेक्टिव इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। प्लस एक सबसे बड़ा अभाव होता है, आप टाइम टेबल बना तो लेते हो लेकिन उस टाइम टेबल को आप डेली का डेली चेकआउट नहीं करते हो। तो आप लोग एक आदत बनाओ, आपका डेली का डेली एक टाइम टेबल बनना चाहिए। डेली का डेली आपको अपना एक टास्क पता होना चाहिए कि मेरा आज का ये टास्क है। और डेली का डेली रात को सोने से पहले उस टास्क को आपको चेकआउट करना चाहिए कि आपने कितना % अपने टास्क को अचीव किया। और यदि आप 100% अचीव नहीं कर रहे हो तो डेली का डेली एक डायरी बनाओ, उस डायरी में डेली के डेली एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करो कि आपको आज का टास्क क्या है, आपको क्या कंप्लीट करना है वो लिखना है। और रात को सोते वक्त देखो कि आपने कितना % कंप्लीशन किया। 100% कंप्लीशन इन जनरल बच्चों का नहीं होता, तो आप कहीं कि नीचे उसमें एक रिमार्क जरूर लिखो। रिमार्क का यही है कि अपने ऊपर कहीं की भड़ास निकालने की कोशिश करो कि तू ऐसे ऐसे करेगा तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू सेलेक्ट नहीं होएगा, तेरी ये स्थिति हो जाएगी। ऐसा कैसा आप डेली का डेली अपने आप को बोलोगे, डेली का डेली बोलोगे। जैसे आदमी को आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेस फायदेमंद भी होता है और आदमी को आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेस है वो नुकसानदायक भी होता है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन का कहीं की स्ट्रेस लेके चलोगे, आज ये सोच के चलोगे कि यार मेरा क्या होगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो निश्चित तौर पे वो कहीं की नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। लेकिन एक आप अपने आप को डेली का डेली स्ट्रेस देते हुए चलोगे कि यार तू काम नहीं करेगा तो तेरा यही हालत होने वाला है, तू फेल होने वाला है। ये डेली की डेली आप लोग अपने आप को फीलिंग कराओगे तो अपने आप ही कहीं की एक अंदर भावना पैदा हो जाती है कि तेरे को काम कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं स्ट्रेस को फायदेमंद भी मानता हूँ। तो मैंने कहा ना, डेली का डेली अपना टाइम टेबल बनाओ, डेली का डेली आप लोग रात को सोते वक्त उसको चेकआउट करो। यदि आपका कंप्लीशन नहीं होता हो तो आप रिमार्क जरूर करो कि तू ऐसे से रिमार्क का मतलब मेरा ये है कि अपने आप को गालियाँ निकालो, भड़ास निकालो अपने ऊपर कि तू ऐसे से करेगा तो नालायक तेरा कुछ नहीं होना है, तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। आप 1 2 3 दिन तक अपने आप के बारे में ऐसी सी भड़ास आप उस डायरी में लिखोगे तो निश्चित तौर पे डेली की डेली आप अगले दिन आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि तेरे को तेरे काम में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वरना तो कहीं की तेरी ये स्थिति होनी है। और ऐसे से वो स्ट्रेस बड़ा फायदेमंद रहेगा आपका। 2 3 4 दिन बाद में टाइम टेबल बड़ा रेगुलर हो जाएगा।
तो मैं हमेशा हमेशा जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आपका टाइम टेबल बेटा दिल्ली का दिल्ली बनना चाहिए, और दिल्ली का दिल्ली आपका टाइम टेबल है वो चेक भी होना चाहिए कि आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया। मतलब जो एक कंपैरिजन करना चाहूँगा मैं, जैसे एक बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन आदमी होता है, अच्छा व्यापारी जो होता है, उसकी खास बात ये होती है वो अपनी डेली की डेली खाता बही लिखता है। डेली की डेली जब सुबह आता है तो अपने आप को एक टारगेट देता है कि आज तेरे को इतना अर्न करना है, और रात को जाके जाता है तो वो डेली की डेली, भले चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कितने उसके असिस्टेंट क्यों ना हो, कितने उसके मुनीम क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो सुबह के सुबह अपने आप को और अपनी टीम को टारगेट्स देता है, और रात को जाते वक्त कहीं कि वो अपनी खाता बही लिख के जाता है कि आज तूने इतना कमाया, और रात को सोच के जाता है कल तेरे को इससे और ज़्यादा कमाना है। इसीलिए वो सफल बिजनेसमैन होता है। मैं हमेशा हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक जो विद्यार्थी, एक अच्छा स्टूडेंट यदि बनना चाहते हो तो आप भी एक जो बिजनेसमैन वाले कैरेक्टर वो आप में भी होने चाहिए। आपको डेली के डेली अपनी खाता बही लिखना बहुत जरूरी है। खाता बही का मतलब उसमें यही लिखना है कि आज तेरे को क्या करना है, और रात को ये देखना कि तूने किया कि नहीं किया, और रात को अपने आप को नेक्स्ट डे उससे थोड़ा सा बढ़ा के टारगेट देना। यदि इस सोच को लेकर इस चीज़ को आप इंप्लीमेंट करते हुए चलोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बेटा अपने आप ही बहुत गुना बढ़ जाएगी। और जब आप इस तरह से आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको फील होने लग जाएगा कि तेरे पास बहुत सारा काम अभी बाकी है। तुम लोग इस तरह का शेड्यूल नहीं बनाते हो तो तुम्हें लगता है कि तू कर लेगा, आराम से कर लेगा, तेरे पास सफिशिएंट टाइम है। और उस सफिशिएंट टाइम सोच के चक्कर में हम लोग हर चीज़ को ताबड़तोड़ तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और ताबड़तोड़ तरीके में जब हम पढ़ने जाते हैं तो न तो हमारे सब्जेक्ट से डाउट क्लियर होते, न हम बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर पाते जिससे हमारी स्पीड नहीं बन पाती, और डाउट्स क्लियर नहीं होते तो पेपर देने जाते हो तो बहुत सारे आप लोगों के नेगेटिव्स होते हैं। अब आप जो मैंने एक तरीका बताया, डेली का डेली टाइम टेबल बनाओगे, डेली का डेली आप लोग उसको चेकआउट करोगे, तो निश्चित तौर पे आप लोगों के पास बहुत सफिशिएंट टाइम होगा, और उसमें काम करोगे तो आपको डेली ये फील होगा कि यार तेरे को और करना चाहिए, तेरा ये चीज़ भी इनकम्प्लीट है, तेरी ये चीज़ भी इनकम्प्लीट है। और जब आपके अंदर ये भूख पैदा हो जाएगी कि तेरी ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी तेरे को करना है, ये भी करना है, तो मैं मानता हूं कि श्योर एंड सर्टेन आपको बेटा सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और ये भूख आपकी तभी पैदा होगी जब मैंने कहा ना डेली का डेली एक टाइम टेबल बनाओगे, डेली का डेली आप उसको चेक करोगे। यदि टाइम टेबल बनाओगे, चेक करोगे तो स्वतः ही आपकी पढ़ाई अपने आप ही हो जाएगी। तो आप लोग मैं तो ये कहता हूं आपको 150 डेज की प्लानिंग नहीं बनानी, आपको 90 डेज की प्लानिंग नहीं बनानी, आपको 7 डेज की प्लानिंग नहीं बनानी, आपको प्लानिंग अपनी डे बाय डे की बनानी है। जब वीक खत्म होता है तो फिर आप कहें कि एक बार अपने आप का थोड़ा सा एनालिसिस और करो कि यार तेरा वीक का इतना टारगेट था, इस वीक में कहीं कि तूने कितना कहीं लेकिंग कर रखा है, छोड़ रखा है। वीक डेज मतलब मैं हमेशा मानता हूं कि एक संडे है वो आप पूरा का पूरा स्पेयर में रखा करो, संडे पढ़ने के लिए मत रखा करो। आपकी जो भी प्लानिंग है वो वीक के 6 डेज के लिए रखा करो, और सैटरडे को फिर पूरा का पूरा कंक्लूड करा करो कि तेरा इस वीक का इतना टास्क था, इसमें से लगभग तूने इतना कर लिया, इसका मतलब इतना काम तेरा इनकम्प्लीट है। तो वो मैंने कहा ना संडे जो स्पेयर में है वो कहीं की उसी लिए है कि वीक का जो भी टास्क है वो आपने जो अपने आप को दिया है उस टास्क का कहीं की अधूरापन है वो कहीं आप संडे को निपटाने जाओ। इस तरीके से आप लगातार चलोगे तो स्वतः ही मैंने कहा ना बहुत अच्छा सा काम हो जाएगा। तो वैसे तो हम बात कर रहे हैं 150 डेज की प्लानिंग, लेकिन मैंने अभी एक बात और जोड़ दी कि 150 डेज की प्लानिंग के लिए हम सीधा 150 डेज पे नहीं जाएंगे। पहले तो मैंने आने वाले 150 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट 3 मंथ 90 डेज, देन 60 मंथ। और यहां भी मैंने कहा इस 90 डेज में भी अपने को प्लानिंग है वो 90 डेज की नहीं बनानी, अपने को डे बाय डे की प्लानिंग बनानी है। फिर डे बाय डे का एक एनालिसिस करके हमने वीक का एनालिसिस करना है कि इसमें अपना काम कितना कंप्लीट हुआ, और फिर अगले वीक में कहेंगे ये सोच के जाओ कि यार मेरे को जो इस वीक में हो उससे मेरे को समथिंग इंप्रूव और करना है। और ऐसे से आप रेगुलर चलोगे, कंसिस्टेंट चलोगे तो अपने आप ही आपकी पढ़ाई कहेंगे बेटा बहुत अच्छे से हो ही जाएगी। 3 महीने में मैंने बता दिया, अच्छे से अपने सिलेबस को ख़त्म करो। और लास्ट के 60 डेज़ है वो एक 60 डेज़ का एक ऐसा सा प्लानिंग आप लोगों को बनाना चाहिए। हालांकि जहाँ भी आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वो कहीं न कहीं सब प्लानिंग थोड़ा बहुत देते रहते हैं, लेकिन वो लास्ट के 60 डेज़ ऐसे से होते हैं
जिसमें आप लोगों को कम से कम अपने सिलेबस को 3 बार रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट 90 डेज में तो मैंने क्या बताया, आप लोगों को अपने सिलेबस को पूरा का पूरा कंक्लूड करना है, समेटना है, अच्छे से खत्म करना है, डाउट आउट सब खत्म करने हैं। और लास्ट जो 90 डेज होते हैं उस 60 डेज होते हैं, उस 60 डेज में अपने सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज करना चाहिए। और उसका प्लानिंग, मैं तो ये सबसे अच्छा प्लानिंग ये मानता हूं कि उसका प्लानिंग ये होता है फर्स्ट 1 मंथ उसमें आराम से कहीं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। मतलब हम लोग बच्चों को जैसे टेस्ट शेड्यूल बना के देते भी हैं, और ऐसा सा होता है कि जैसे सेशन खत्म होता है तो हम लोग एक 28 दिन का बच्चों को शेड्यूल देते हैं। उस 28 दिन के शेड्यूल में बच्चे पूरा का पूरा अपना नीट का सिलेबस है वो कवर करते हैं, और उस 28 दिन में हमारा एक डेली टेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो 28 डेज में हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, तो 1 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और फिर अगला रिवीजन है उसका जस्ट आधा टाइम, आराम से रिवीजन हो जाता है यदि आप कंटिन्यूटी में चलते हो तो। 1 महीने आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो एक बार अगले महीने जाते हो तो जस्ट 15 दिन में वो रिवीजन और कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले 15 दिन में एक रिवीजन और कंप्लीट करिए, और उससे अगला जो रिवीजन है वो जस्ट उससे आधा टाइम में कहीं की खत्म हो जाएगा। आधे टाइम का तो 7 से 8 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा। तो ये 7 से 8 दिन में कहीं न कहीं, तो इस तरह से आप लोग 3 बार रिवाइज अपने सिलेबस को अच्छे से कर चुके हो। और नीट से जस्ट 4 या 5 घंटे तो आप लोग कहीं की अपने तीनों सब्जेक्ट को डेली का डेली रिवाइज जरूर करो। जहां भी आप पढ़ते हो उस इंस्टीट्यूट में जो भी क्लास में आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को डेली का डेली 4.5 से 5 घंटे जरूर आप लोग रिवाइज करो। क्योंकि डेली का डेली रिवीजन करने से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो चीजें डेली की डेली तैयार होती रहती है। एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप डेली चीजों को पढ़ते हो तो छोटे मोटे डाउट्स है वो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और बाय द वे आपके डाउट्स अच्छे से आपसे क्लियर नहीं होते हो तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करके अपने डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो वो 4.5 से 5 घंटे कहेंगे डेली का डेली आप लोगों को अपना जो स्टडी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट आपको डेली की डेली पढ़नी चाहिए। और वो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज देखोगे तो 1.5 से 2 घंटे कहेंगे आप हर सब्जेक्ट को पढ़ने जा सकते हो। दूसरा, क्वेश्चन बैंक जब भी आप करते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन करने जाते हो वहां आप इतना रैंडम रेस रख सकते हो। एक पर्टिकुलर डे एक सब्जेक्ट पे जा सकते हो, लेकिन होल डे कभी भी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व नहीं करने चाहिए। क्योंकि होल डे यदि आप क्वेश्चंस करते हो तो फिर आपको दूसरे दिन कहीं की पढ़ाई से आप लोग फेडअप हो जाते हो, रात को नींद भी अच्छी नहीं आती। तो तरीका होता है डेली का डेली इतना एक टास्क दे लो आप अपने आप को कि 100 क्वेश्चंस आपको डेली के डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स करते हो तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स के सोल्व करने, केमिस्ट्री करने जाते हो तो 100 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के सोल्व करने, और बायोलॉजी करने जाते हो तो उतने ही टाइम ड्यूरेशन में आप 200 सवाल भी कर सकते हो। तो डेली का डेली आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने बता दिया ना, एक दिन फिजिक्स के 100 क्वेश्चन कर लिए, एक दिन केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कर लिए, एक दिन 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के कर लिए। और इसमें लगभग 150 मिनट फिक्स कर लो, टाइम बाउंड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ। 100 सवाल वैसे तो 100 मिनट ही मिलती हैं एग्जाम में, लेकिन आप घर पे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में करते हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो लगभग आप 150 मिनट रख सकते हो। तो डेली का डेली 150 मिनट का मतलब लगभग 2.5 घंटे हो गए। तो 2.5 घंटे आपको डेली की डेली 100 सवाल फिजिक्स, यदि एक दिन फिजिक्स कर रहे हो तो 100 सवाल केमिस्ट्री दूसरे दिन, और बायोलॉजी करते हो तो आपको 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे कई फायदे होंगे। एक तो आप टाइम बाउंड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड सबसे बढ़ेगी, और प्लस आप लोगों को पता ही है बेटा ये सब्जेक्ट्स ऐसे ऐसे होते हैं, इसमें जब तक आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं लेके जाते हो तब तक आपके फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर नहीं होते, तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े साउंड नहीं होते। तो इसलिए ये करना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको डेली का डेली टाइम टेबल बनाने का तरीका भी बता दिया। आपका इतना ही टाइम टेबल होना चाहिए कि डेली लगभग ऑन एवरेज 5 घंटे आप अपने तीनों सब्जेक्ट को दीजिए। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। किसी का कोई सब्जेक्ट यदि कमजोर है उसमें थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा सकते हो, और जिसका सब्जेक्ट थोड़ा इजी है उसका कम ले सकते हो। और लगभग मैंने कहा 100 सवाल डेली के डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ले जाने हैं, और 100 सवालों को करने के लिए मैंने कहा ना 150 मिनट चाहिए, 2.5 घंटे चाहिए। तो लगभग 5, 2.5 घंटे, 7.5, 8 घंटे आपकी स्टडी डेली की डेली हो जाती है। तो बल्ले बल्ले, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। नीट में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए कंसिस्टेंट पढ़ना जरूरी होता है, होल ईयर पढ़ना जरूरी होता है, होल वीक पढ़ना जरूरी होता है।
डेली का डेली टारगेट सेट करके पढ़ना जरूरी होता है। और यदि ऐसा सा करोगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बेटा बहुत अच्छी सी सफलता मिली जाएगी। बाकी सबसे अच्छी एक ज़रूरत ये भी है कि कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छा हेल्दी रखो, क्योंकि थोड़ा सा भी हेल्थ इश्यू आते हैं कहीं कि बड़ा डिस्टर्बेंस, जितना भी अपन सोचते हैं, जितना भी टाइम टेबल बनाते हैं, वो बड़ा कहीं कि सफ़र होता ही है। तो पहली बात तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप कंसिस्टेंट काम करोगे, रेगुलर काम करोगे तो कहीं कोई समस्या आप लोगों के पास मेरे हिसाब से आएगी नहीं। लेकिन फिर भी एक हेल्दी डाइट खाओ आप लोग, ताकि कहीं की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। प्लस जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे आपका दिमाग भी कहीं कहीं बड़ा अच्छा काम करेगा, और प्लस हेल्थ इश्यू भी बहुत सारे आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप लोगों का कहीं न कहीं कंसंट्रेशन वगैरह अच्छे से नहीं बनता। पहली बात तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यदि डेली का डेली तुम टाइम टेबल बनाओगे, डेली का डेली अपने आप को बाउंड कर दोगे कि इतने टाइम में मेरे को ये करना है, तो आपकी कंसंट्रेशन वगैरह अपने आप ही बन जाएगी। फिर भी नहीं बनता हो तो सुबह सुबह आप 15-20 मिनट आधे घंटे थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान वगैरह कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा इस बहाने से कंसंट्रेशन लेवल आपका थोड़ा सा अप हो, और प्लस थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी कर पाओ। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। मतलब मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप अपने जो स्लीपिंग आवर्स हैं उसकी कहीं कटौती करो। 7.5 घंटे 8 घंटे कम से कम एक बच्चे को सोना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग सोओगे उतना ही दिमाग आपका ज़्यादा रिफ्रेश रहेगा, हेल्थ इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। रिफ्रेश माइंड होगा तो निश्चित तौर पे आपकी जो स्टडी की जो स्पीड है वो कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। आप क्वेश्चन बैंक सोल्व करने बैठोगे तो आपकी स्पीड कहीं न कहीं बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए आप लोग मतलब सोने के जगने के इस टाइम में कभी रेंडमनेस मत रखो। एक फिक्स शेड्यूल रखो कि इतने बजे उठना है, इतनी बजे सोना है, इतने घंटे मेरे को सोना ही सोना है। अपना टाइम है वो कहीं न कहीं अपने जो स्लीपिंग आवर्स है उससे निकालने की कोशिश कदापि मत करो। टाइम और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम लोग ख़राब कर देते हैं, वो टाइम कहीं न कहीं आप लोग सेव करने जाओ तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं आपको प्रॉपर टाइम मिल ही जाएगा। तो अच्छा, मैं बच्चों को हमेशा हमेशा यही कहता हूँ कि अच्छा खाओ ताकि अच्छे सो पाओ, क्योंकि खाओगे अच्छा तो नींद भी तो अच्छी आएगी, ताकि अच्छा पढ़ पाओ। इन जनरल लोग इसका जस्ट उल्टा बोलते हैं कि कम खाओ ताकि कम सो ताकि अच्छा पढ़ सको, लेकिन मैं हमेशा उल्टा बोलता हूँ कि अच्छा खाओगे तो नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी लेके आप पढ़ाई करोगे तो जो काम 5 घंटे में होना है वो आप 3 घंटे में आराम से समेट सकते हो। तो आपका सीक्वेंस ऐसा सा ही रखो कि अच्छा खाना है ताकि हम एकदम हेल्दी रहें, हमारा दिमाग भी हेल्दी रहे, अच्छी नींद आए, और अच्छी नींद आए तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए। तो आप सबको आने वाले डेज़ के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा सा काम करो। आपने जो भी अपना एक ड्रीम सेट किया है, जो भी आपने अपना गोल अचीव किया है, उस गोल को डेली का डेली ख्याल में रखो और काम करोगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बेटा सफलता मिलेगी मिलेगी। तो ढेरों शुभकामनाएं आप सभी नीट एस्पिरेंट्स को। धन्यवाद।